पश्चिमी क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश के आज नामांकन की डेट भी खत्म हो गई, दूसरे चरण में नामांकन शुरू हो गए। अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सर्वेयर को आपके रिजल्ट आने लगे, कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। चारों तरफ से वीडियो इस कदर पड़ रहे हैं कि आदमी का फोन भी हैंग हो गया है। ऐसे में वही ढाक के तीन पात, हम किसी जिता रहे हैं किसे हरा रहे हैं, इस पर विकास के मुद्दे गौड़ हो गए। और क्या रहा हमारे सामने, जात और धर्म का आधार बनाकर हम नित नए बहाने बना रहे हैं और किसी को हरा रहे हैं किसी को जिता रहे हैं। इसी पर आज हम अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाकिर अमरोही। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। इस चुनावी सफरनामे में आज हमने इशू रखा है, एक बार फिर विकास के मुद्दे गौड़ हो चुके। हम विकास पर तो बात ही नहीं कर रहे। बात किस आधार पर कर रहे हैं, फला कैंडिडेट अपनी इतनी बिरादरी के साथ खड़ा है, फला कैंडिडेट फला पार्टी से खड़ा है, फला कैंडिडेट में ये गुण है। विकास की कोई बात नहीं कर रहा, विकास का कोई पैमाना नहीं लग रहा। क्यों भाई, इस हिंदुस्तान को आजाद हुए 73-74 साल हो गए, हमने कितनी सरकारें बनाई हैं, कितनी सरकारें हम देख चुके हैं, लेकिन विकास का पैमाना आज भी देश की आजादी के बाद ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं जो ज्यों की त्यों खड़ी हैं। अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, ये 1 2 3 4 नहीं, आप सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बहुत सारी समस्याएं आजादी के वक्त से ही खड़ी हैं। नेता आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, राजघराने डेवलप हो गए हैं। हमारा देश क्यों आजाद हुआ था इस पर तो गौर ही नहीं करते। अब भाई सब लोग हम जानते हैं कि राजशाही के विरोध में आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का क्या उद्देश्य था? देश निर्माण के नाम पर हम राजनीति किस दिशा में कर रहे हैं, इसके लिए परिचर्चा में आज हमने बड़े सोच समझ के 3 आदमियों का चयन किया है। हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बुलाया जो बढ़कर बात करता है। हमने अपने स्टूडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर मेहताब अमरोही साहब, इनको बुलाया है। दूसरे हमारे साथ में समाजसेवी हैं अनिल जग्गा जी, वह भी न्यूट्रल मंच के आदमी हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय रमेश कलाल जी हैं जो बीजेपी में हैं, लेकिन यह भी अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर करेंगे। यानी हमने परिचर्चा को 4 कॉर्नर पर बांटा है और उस 4 कॉर्नर पर सब अपनी अपनी बात करेंगे कि हम देश की आजादी में तो सब मिलकर लड़े थे, अब धर्म और जात के आधार पर वोट कर रहे हैं। ऐसे रजवाड़े बन गए हैं कि एक नेता अपने बेटे को लड़ाना चाहता, अपने पोते को लड़ाना चाहता, कब्र में भी जा रहा है या वो मरने की स्थिति में भी खड़ा, लेकिन उसका उसी के घर में राजनीति रहनी चाहिए, उसी के घर में विधायक रहना चाहिए, उसी के घर में प्रतिनिधि रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस उम्मीद से कि मैं भी देश की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं, ऐसा माहौल बना दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कि गरीब आदमी तो प्रतिनिधि बन ही नहीं सकता, उसके हालात ही नहीं होने देंगे ऐसा। इस पर हम चर्चा करना आज बुलाए हैं अपने मेहमानों को चर्चा के लिए, और मैं सबसे पहले मौका दे रहा हूं अपने समाज सेवी अनिल जग्गा जी को कि वह अपनी बात हमारे सामने, अपने दर्शकों के सामने रखें, अपने देश के सामने रखें कि आखिर उनके मन में भी वही टीस होगी जो मैं सोचता हूं, आप सोचते हैं। क्या जग्गा जी वही सोचते हैं? आइए चलते हैं जग्गा जी के पास और जानते हैं उनकी क्या राय है। धन्यवाद डॉक्टर शाकिर। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आज का जो आपने कहा कि विकास के मुद्दे को छोड़ करके और जो राजनीति है वो कहां पर किस दिशा में चल दी। एक स्वाभाविक सी चीज है। मैं आपको, आपने अभी एक जिक्र किया कि हमारी आज़ादी को 73-74 साल हो चुके हैं, 75वां वर्ष हमारा आज़ादी का है और हम लोग एक अमृत महोत्सव के नाम से बहुत बड़ी एक
श्रृंखला जिसको हम कहते हैं, सेलिब्रेशन जो है हमारा आज़ादी का, उसको हम पिछले 1 वर्ष से लगभग मना रहे हैं। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारी जो लड़ाई थी वो गुलामी की थी, कि अंग्रेजों का देश अंग्रेजों का गुलाम था, और उससे आज़ादी के लिए एक मूवमेंट जो बहुत बड़े पैमाने पर था, जिसमें सभी लोग थे। लेकिन उसका परिणाम देखिए, उस मूवमेंट का अंत होते होते हम उसको जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर ले गए, और देश का एक विभाजन हुआ जो पाकिस्तान के रूप में बट के अलग अलग हुआ देश से। उसी को अगर आज देखिएगा तो 75 साल पहले जो 1947 में घटना घटित हुई, कि एक पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो युद्ध था, जो जंग थी, वो एक धर्म में परिवर्तित हो गई, और धर्म के नाम पर एक देश को बांट करके एक मुल्क अलग से बन गया। आज 75 साल बाद भी हम वहीं पर ही खड़े हैं। शिक्षा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, जो देश का एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए वो मुद्दा नहीं है। चुनाव जैसे ही आते हैं, इस प्रकार के समीकरण बनते हैं कि उसको पहले जातिवादी व्यवस्था में बांटा जाता है, अगड़े पिछड़े में बांटा जाता है, और ठीक वोट पड़ने से 2 या 3 दिन पहले उस पूरे की पूरी चुनावी व्यवस्था को धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है, और चुनाव ही हिंदू मुसलमान का कर दिया जाता है। ये एक दुर्भाग्य है कि एक बहुत पढ़ा लिखा सभ्य समाज, हम कहते हैं ना कि सभ्य समाज से आते हैं हम लोग, पढ़ा लिखा सभ्य समाज भी उसका शिकार हो रहा है। उस जो धर्म के नाम पर जो व्यवस्था हो रही है, उसका इतना ज्यादा शिकार हो रहा है कि बयान नहीं करा जा सकता। देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करेगा? कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं करेगा। जो आईटी टेक्नोलॉजी को जानता होगा वो इसका इस्तेमाल करेगा। आप ईमानदारी से देखिएगा कि आज हम आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अपने आईटी सेल बने हुए हैं। एक घटना घटित नहीं होती है, घटित होने से संभावना होती है। उसके आईटी सेल में पहले से ही तमाम तरीके के वीडियो, मैसेज, ये चीजें बन जाती हैं, और उसको इस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है, इस तरीके से उसको वितरित किया जाता है कि उसका अंदाजा ही नहीं होता है कि इसका प्रभाव एक जो युवा है, जो एक किशोर अवस्था से युवावस्था में कन्वर्ट हो रही है एक जनरेशन, उसके ऊपर क्या उसका असर पड़ रहा है। तो सीधा सा है कि विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं है। उसी पूंजीवादी व्यवस्था में जहां 75 साल पहले खड़े थे, उसी पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार आज हम फिर दोबारा से हो रहे हैं। और तमाम बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चली गई हैं। सरकारी जो ढांचा होना चाहिए था, शिक्षण संस्थान सरकारी होने चाहिए थे, चिकित्सीय संस्थान सरकारी होने चाहिए थे, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकारी योजनाएं होनी चाहिए थी। जो रोजमर्रा की आवश्यकता है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, सड़क परिवहन है, ये तमाम सारी चीजें जो हैं जो सरकार को सरकारी होनी चाहिए थी, ताकि तमाम जो हर वर्ग जो देश के अंदर रहता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी भागीदारी, उसकी सहभागिता, उसकी उपयोगिता उनको बराबर मिलती और उसका उपयोग कर सकते। लेकिन निजीकरण जिस तरीके से हुआ है, आज बहुत बुरी स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं, और धर्म और जाति के नाम पर चुनाव है। धन्यवाद अनिल जग्गा जी, आपने बड़ी साफगोई से अपनी बात कही। मैं अब चलता हूं अपने एक और साथी जो राजनीति में है और आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, मीडिया के काम देखते हैं, बहुत पैनी नज़र उनकी इस टॉपिक पे है। देखते हैं कि वह कैसा महसूस करते हैं कि हम जो ये चुनाव में हैं, हमारे सामने जो चुनावी मुद्दे हैं, उन मुद्दों में हम कहाँ खड़े हैं। आइए चलते हैं भाई रमेश कलाल जी के पास। धन्यवाद शाकिर भाई। आज जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, या धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है, वो देश के लिए उचित नहीं है। परंतु मैं इसी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो अटपटा लगे शायद, परंतु जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है वो बहुत ही घोर निंदनीय है।
परंतु राजनीति के साथ जो धर्म के नाम पे अत्याचार हुए, मैं बेखौफ कहना चाहूँगा, जैसे राम मंदिर के नाम पर मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, वो मैं उचित नहीं मानता। उसके नाम पर केंद्र सरकार ने, देखिए, धर्म के नाम का जो बंटवारा किया है एक्चुअल में इस देश में, वो कांग्रेस की देन है। लेकिन कांग्रेस को आज देखना पड़ रहा है, उसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कैंडिडेट मिल रहे हैं, टिकट हुआ वो वापस कर रहा है, दूसरे दल से ले रहा है। कांग्रेस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जहां तक विकास की बात है, सन 47 के बाद में यदि विकास हुआ है तो नेतृत्व मोदी जी के में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, चाहे गंगा वे बना हो, बहुत बड़ी श्रृंखला में काम हुए हैं। हवाई पट्टियां इतनी बन गई कि आज रनवे जो बने हैं, रनवे कि सड़क से जो है हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। ये भाई सन 47 के बाद में जहाँ अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही, ये क्यों नहीं कर पाई? आखिर विकास वो भी कर सकती थी। आज नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। भ्रष्टाचार का कोई आज तक मुद्दा नहीं आया। कांग्रेस का एक मुद्दा खुलता था भ्रष्टाचार का, अगला जो मुद्दा खुलता था उससे भी बड़ा मुद्दा खुलता था, और उससे बड़ा मुद्दा खुलता था। या अब विकास की बात करें तो अन्य दलों ने अपने पार्टी का तो छोड़ो, अपने परिवार का विकास किया। चाहे कांग्रेस हो, उसमें गांधी के अलावा किसी को कोई महत्व दिया नहीं गया। बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान जो है कांग्रेस में रहे, आज कहाँ खड़े हैं? केवल उसका जो है विकास ना करके उन्होंने अपना जो है विकास किया, और मुस्लिम को केवल वोट के आधार पर उन्हें ठगते रहे। चाहे मुलायम सिंह ही क्यों ना हो, उन्होंने भी केवल मुस्लिम को वोटर के रूप में इस्तेमाल किया है, जो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और विकास के लिए सभी दलों को सोचना चाहिए, ना कि अपने परिवार के लिए और ना अपने लिए, केवल देश की बात करनी चाहिए। यही मैं बात कहकर अपनी बात समाप्त। धन्यवाद रमेश जी। सरकार बीजेपी की यूपी में कल्याण सिंह जी की सरकार भी रही, अब भाई बाबा जी की भी सरकार है। वह मुद्दे जो देश की आज़ादी के वक्त थे वो आज इनकी सरकारों में भी बने रहे। हमारा अभिप्राय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने का नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही, जनता दल की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, सभी सरकारों में जो के त्यों मुद्दा खड़ा हुआ है। 4 भाई आप आते हो हर बार और नए कंटेंट के साथ जात बिरादरी धर्म ये सब लगाते हो और चुनाव में जीतकर सत्ता में चले जाते हो, फिर 5 साल बाद आके फिर वही धर्म का नशा हमारे सामने होता है। मार्क्सवाद का जो ये कोटेशन है कि धर्म जो है अफीम से भी बढ़कर नशा है,
ये हम 70 सालों से देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर फिर मैं आप चलता हूं, हमारे सीनियर साथी हैं डॉक्टर मेहताब, पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनका नजरिया भी जानते हैं। डॉक्टर मेहताब। धन्यवाद शाकिर साहब। आज जिस विषय पे यहाँ चर्चा हो रही है उसकी अहम वजह यह है कि राजनेताओं ने अपना विश्वास और अपना आधार खो दिया, और आधार इसलिए खोया और बुनियाद इसलिए हिली उनकी कि लोग उनके पीछे नहीं आए। लोग इसलिए पीछे नहीं आए कि समस्याओं का अंबार है, उनको हल करना दूर, उनको गिनना भी मुश्किल है। असल में ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई बिरादरी, पर्टिकुलर बिरादरी होती है, तो आप उसके टिकट के लिए उसके प्रत्याशी कोशिश करते हैं। लेकिन अमरोहा में एक ऐसा प्रत्याशी भी था जिसका कोई बिरादरी नहीं थी, उसका नाम था कामरेड शराफत रिजवी, जो 1962 में भी विधायक बने और 1967 में विधायक बने। और उनकी जो वोट बैंक था, उनका वोट बैंक था भट्टा मजदूर, बीड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, कंपाउंडर, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर लॉबी थी वो उनके वोटर थे, और वो 2 बार यहाँ से विधायक बने। समस्याएं तब भी थी, समस्याएं आज भी हैं। समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इस पे योजना आयोग, नीति आयोग अब बना, हर साल, हर 5 साल में उसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन उनका स्थायी निदान नहीं होता। मिसाल के तौर पे जख्म नहीं धोया जाता, पट्टी को धोया जाता है, वो सरकार किसी की भी रही हो। दूसरी बात यह है कि आज का वोटर जो है वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे आज कितना फायदा हो सकता है। वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता कि मेरी गली की सड़क बनेगी तो मेरे गली के लोगों को फायदा होगा, या मेरा मेन रोड पे लाइट लगेगी तो मुझे भी फायदा होगा, सबको। लेकिन आज स्वार्थ समाज है, स्वार्थी समाज की वजह से धर्म की राजनीति को जो है विकास मिल रहा है, धर्म की राजनीति को स्वार्थ की वजह से मिल रहा है, वरना कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी को लड़ाने की बात करे। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि किसी भी धर्म की ये शिक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो किसी को बुरा कहे या किसी के धर्म में जाके मदाखलत करे, ये मैं नहीं मान सकता। हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं हमेशा ये कहते हैं शांति बनाइए और विकास की बात करिए, तरक्की की बात करिए। आज क्या है, आज एजुकेशन है, प्राइमरी का टीचर हो या सरकारी कर्मचारी हो या बैंक कर्मचारी हो, वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को सोचता है, समाज के भविष्य को नहीं सोचता। जिस दिन हमारी सामूहिक सोच होगी विकास के लिए, उस दिन विकास शुरू हो जाएगा। और अब तक जो हुआ है वो विकास नहीं हुआ, वो विकास के नाम पर एक छलावा हुआ है। इस देश को छला गया, इस जनता को छला गया, और जो हमारे खून पसीने का टैक्स का पैसा है वो व्यर्थ ही जाता रहता है। अब कोई सी योजनाएं ऐसी होती हैं जिसको मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये योजनाएं जो है दीर्घकालिक नहीं चल सकती, ये लंबे समय नहीं चल सकती हैं। इसके लिए आपको एक संतुलन बनाना पड़ेगा, और समाज को सबके लिए सोचेगा। जो सबके लिए सोचेगा वो विकास होगा, और जो अपने लिए सोचेगा वो विनाश होगा। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर मेहताब अमरोही साहब। मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता हूं, उनको ये अपनी सलाह भी देता हूं और अपना एक व्यू भी रखता हूं कि 70 सालों में 1952 के बाद जो हमारे हुकूमत का यहाँ पे बनावा का निर्माण हुआ, या कह सकते हैं सरकारें बनी, वो गठित हुई, देश के निर्माण के लिए हमने बहुत कस्में खाई। देखिए क्या उन कस्मों पर हम खरे उतरे। आप अपने मतदान के दिन बूथ पर अवश्य जाएं और अपना वोट जरूर डालें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका वोट कैसे लोगों को जा रहा है, फिर ढोंगी सियासी लोगों को जा रहा है। अगर आपका पसंद का नहीं है, आपकी जात बिरादरी का है, या आपके बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, यानी प्रलोभित करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको वोट ना करें और देश निर्माण के लिए एक नई दिशा दें, और ये जानने की कोशिश करें कि क्या हमारा अमुक प्रत्याशी
सरकार में बैठ के हमारी विकास की गति को बढ़ा सकता है, हमारे विकास के लिए सोच सकता है। अगर वो नहीं सोच सकता, उसमें ये अक्षमता है, उसमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उसे वोट ना करें, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आपको 7 पीढ़ियां आने वाली माफ नहीं करेंगी अगर आप इसी तरीके के प्रतिनिधियों को चुनते रहे, ऐसी सरकारों को चुनते रहे जो आपको बांट करके बहकावे में लेकर उल्लू बनाती रहें। मैं आप हमारे जो साथी हैं तीनों, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं स्टूडियो में ये आप आए और इन्होंने हमारे दर्शकों को हमें बहुत अच्छी अच्छी मार्गदर्शन किए, बातें बताई, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।